वेलकम टू डेंटिस्ट्री विद प्रिया। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है प्रेगनेंसी, मैमरी ग्लैंड्स एंड लैक्टेशन। हमें जो न्यू एडिशंस ऑफ द बुक मिलेंगे उसमें अलग अलग लैक्टेशन को और प्रेगनेंसी एंड पार्चुरेशन को अलग अलग कवर किया गया है, बट क्योंकि ये बहुत छोटे टॉपिक्स हैं तो हम आज इसे एक साथ ही कवर कर रहे हैं। इसमें हम क्या क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम, फिर सेक्स डिटर्मिनेशन कौन करता है, फिर इम्प्लांट कैसे होता है, देन प्लासेंटा वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें मैं एक टॉपिक जोड़ रही हूँ, एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ द सेक्स डिटर्मिनेशन, उसको भी मैं थोड़ा सा पढ़ाऊँगी, बहुत छोटा टॉपिक है वो। देन वी विल गो टू द जेस्टेशन पीरियड, पार्चुरेशन, द प्रेगनेंसी टेस्ट, देन वी विल गो टू द मैमरी ग्लैंड्स, कैसे डेवलपमेंट होता है, ब्रेस्ट मिल्क एंड ऑल, देन लैक्टेशन, ठीक है। और IgA बॉडी होता है ब्रेस्ट मिल्क में, है ना, वी ऑल नो दैट। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या पढ़ना है, और हम स्टार्ट करते हैं इंट्रो से। हम इतना जानते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद ही टॉपिक पढ़ता है, तो हम इतना जानते हैं कि ओवरी जो है वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे है ना, कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा है, ग्राफियन फॉलिकल बन रहा है, फर्स्ट पोलर बॉडी बन रही है, सेकेंड पोलर बॉडी बन रही है। एक इसका मैं जो है वो इंट्रो दे देती हूँ कि अभी तक हम कहाँ तक गए हैं, क्या क्या देखा है। हमने देखा है कि ओवम जो है या ओवा जो है, जो एग है, वो रिलीज़ हो गया है ग्राफिकल फॉलिकल से, है ना, ओवरी के, फिर एब्डोमिनल कैविटी में आ गया है एट द टाइम ऑफ न्यूट्रिशन, है ना, ओव्यूलेशन, सॉरी न्यूट्रिशन क्या बोल रही हूँ मैं, है ना, एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। फिर एब्डोमिनल कैविटी से देखो ओवम जो है दैट इज़ रिलीज फ्रॉम द ग्राफिकल फॉलिकल ऑफ द ओवरी। अब लाइक हमने ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ा है ना, थोड़ा सा बना के बता देती हूँ मैं कि ये ओवम है, ओवम है, ओवा है, ये ग्राफिकल फॉलिकल थी, ये रप्चर होती है ना, तो फिर ये रिलीज़ हो जाता है। और ये सब कहाँ हो रहा होता है, एक के और छोटा बन गया मुझसे, एक मिनट। ये सब कहाँ हो रहा होता है, एग के अंदर का जो भी फेजेस होते हैं अलग 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 अलग, है ना, उसमें। अब ओव्यूलेशन के टाइम पे ये सब कुछ हो रहा होता है। अब फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी ओवम जो है वो फैलोपियन ट्यूब को एंटर करता है थ्रू द फिम्ब्रिएटेड एंड। हमें पता है ना, दिस इज फिम्ब्रिया, है ना, यहाँ से है ना खींचता है ओवरी से ओवा, फैलोपियन ट्यूब, ये सब हम पढ़ा है हमने। अब हम ये बोल सकते हैं कि ओवम जो है एक मैच्योर्ड फॉलिकल जो है ना, वो प्राइमरी oocyte बनाता है, ठीक है, प्राइमरी oocyte स्टेज पे मतलब आ जाता है वो। जैसे कि कैसे समझाएं, एक प्राइमरी, थोड़ा सा मैं लिख के समझाती हूँ। जैसे कि एक प्राइमरी oocyte स्टेज बनती है तो उसमें 23 पेयर्स ऑफ द क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। वी नीड 46 क्रोमोसोम टू मेक अ बेबी, है ना। नाउ क्या होता है कि प्राइमरी oocyte ना दो चीज़ में डिवाइड है, एक सेकेंडरी oocyte में, और मियोटिक डिवीजन करता है ये, और ये सेकेंडरी oocyte बनाता है और फर्स्ट पोलर बॉडी बनाता है। फर्स्ट पोलर बॉडी एक्सपेल आउट हो जाती है, ज़्यादा उसका काम नहीं है। फिर सेकेंडरी जो है वो बची सेकेंडरी oocyte। और सेकेंडरी oocyte जो है वो 23 क्रोमोसोम है उसमें, ठीक है। नाउ अब क्या हो रहा है कि जब ओवम जो है वो रिलीज़ हो रहा है एब्डोमिनल कैविटी में ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन, तो सेकेंडरी oocyte के पास कितना बच गया, 23 पेयर्स ऑफ द क्रोमोसोम बच गए, है ना। और फर्स्ट पोलर बॉडी तो डिजनरेट कर गई है, जिसके पास 23 थे, एक्सपेल हो गई है या डिजनरेट कर गई है, जो भी बोलना हो, एक्सपेल्ड आउट। अब हम सेकेंडरी oocyte पे हैं और 23 क्रोमोसोम है उसके पास। अब हम फर्टिलाइजेशन पे आएंगे। फर्टिलाइजेशन में वी नो कैपेसिटेशन वगैरह की स्पर्म आएगा, है ना, और एजैकुलेशन में 200 to 300 मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज होते हैं। फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट पे जाएंगे वो ड्यूरिंग, है ना, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेक्स इंटरकोर्स, है ना, इंटरकोर्स के टाइम पे। अब क्या हो रहा है कि जब वेजाइना में एंटर कर रहा है ना, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, तो जो सीमन इजैकुलेट होता है, सीमन और स्पर्म में अंतर पता है ना, सीमन में स्पर्म तो होते ही हैं, प्लस जो भी तुम्हारे फ्लूइड जैसे सेमिनल वेसिकल से, प्रोस्टेट से, कॉपर से, वो भी होते हैं, बिकॉज ल्यूब्रिकेशन वगैरह और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अब ल्यूब्रिकेशन, न्यूट्रिशन टू द स्पर्म, ऐसे फैक्टर्स होते हैं। अब क्या है कि
जब एजैकुलेशन हो गया, सेक्स हुआ, सेक्स के बाद एजैकुलेशन हुआ, एजैकुलेशन के बाद 200 to 300 मिलियन ऑफ स्पर्म जो हैं वो रिलीज़ भी हो गए इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। अब जो ओवा है ना, सेकेंडरी oocyte हमारा जिसे हम बोल रहे हैं, 23 क्रोमोसोम का है। यहाँ पे एक स्पर्म आएगा, ठीक है, और इसका जो हेड है एक्रोसोमल हेड, यहाँ पे एंजाइमेटिक एक्टिविटी होगी। दिस इज कैपेसिटेशन, है ना, वी ऑलरेडी नो दैट कि ये एक एंजाइमेटिक एक्टिविटी होगी ग्रैन्युलोसा सेल की लेयर में, ये ग्रैन्युलोसा सेल लेयर है, ठीक है। अब वी ऑलरेडी नो दैट कि इसके बाद कोई भी स्पर्म आएगा तो वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता है क्योंकि एंजाइमेटिक एक्टिविटी हो चुकी है। एंजाइमेटिक एक्टिविटी में हाई एल्यूरोनिडेज और प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स वर्क करेंगे, ठीक है। नाउ हम सेक्स क्रोमोसोम और सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में देख लेते हैं। हमें पता है कि 46 क्रोमोसोम चाहिए है। 23 पेयर्स में जो क्रोमोसोम है वो ऑटोसोम्स है, एक ही सेक्स क्रोमोसोम होता है। और एक्स क्रोमोसोम और एक्स वाई एक्स क्रोमोसोम एक्स वाई क्रोमोसोम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मेल्स जो हैं उनमें एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है, लेकिन फीमेल में जो है वो एक्स और एक्स क्रोमोसोम होता है। क्यों? हम बोलेंगे क्यों हम क्यों पूछ रहे हैं? देखो, फीमेल में एक्स और एक्स क्रोमोसोम है तो फीमेल तो हमेशा ही एक्स क्रोमोसोम देगी। मेल में एक्स और वाई क्रोमोसोम के कारण ये वाई क्रोमोसोम जो है वो सेक्स डिटरमाइनिंग फैक्टर है, क्योंकि एक्स वाई हुआ तो मेल हो गया। अब ये मेल जो स्पर्म दे रहा है उससे वाई क्रोमोसोम आ रहा है, उससे मेल बन रहा है। और फीमेल तो हमेशा एक्स क्रोमोसोम ही देगी तो वो हमेशा ही फीमेल बनेगा, ये हमेशा ही एक्स क्रोमोसोम देगी। बट वाई क्रोमोसोम कौन दे रहा है? मेल दे रहा है। तो मेल सेक्स डिटरमाइनिंग फैक्टर हो गया कि बच्चा जो है वो लड़का होगा या लड़की, कौन डिफाइन कर रहा है? मेल डिफाइन कर रहा है। अब हम कहेंगे कि ये जो मेल है वो ही करता है क्या हर एनिमल में, हर स्पीशी में? तो ऐसा नहीं है, स्पीशी टू स्पीशी डिपेंड करता है ना। लाइक हैन वगैरह में जो है वो फीमेल करती है डिसाइड, तो अलग अलग होता है। हैन का अलग है, ग्रासहोफर का अलग है, ह्यूमंस का अलग है। अब जो मेल है वो ही क्यों डिफ़ाइन कर रहा है, उसके पास ये वाई क्रोमोसोम क्यों है? अगर हम इस पे जाएं तो हम ऐसा मानते हैं कि एक्स क्रोमोसोम से ना, एक्स क्रोमोसोम हमारी बॉडी ना एक्वायर रहती है, वुल्फियन मुलेरियन डक्ट ये सब भी हमने पढ़ा है। तो फीमेल से आगे फीमेल बने, उससे भी आगे फीमेल बने, कुछ इस टाइप का मतलब रिप्रोडक्शन रहता है। लेकिन एक्स क्रोमोसोम ऐसे ही चल रहा है अगर हम माने, है ना। एवोल्यूशन हम देखें तो एवोल्यूशन में क्या हुआ कि एक्स क्रोमोसोम से वाई क्रोमोसोम ना इवॉल्व हो गए, और एक्स क्रोमोसोम से जब वाई क्रोमोसोम इवॉल्व हुआ तो एक्स क्रोमोसोम से जब वाई क्रोमोसोम इवॉल्व हुआ तो वाई क्रोमोसोम सेक्स डिटरमाइनिंग जो है वो क्रोमोसोम बन गया, सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन्स में आ गया वो, SRY बोलते हैं उसे, ठीक है। और ये जो वाई क्रोमोसोम है ये मेल्स को ही प्रमोट करता है। लाइक मेल्स में जो डेवलपमेंट है, लाइक जो मेल्स में टेस्टोस्टेरोन बनना है उसको, टेस्टिस के फॉर्मेशन को, उन सबको ही प्रमोट करता है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि वाई क्रोमोसोम जो एक्स क्रोमोसोम है वो इवॉल्व होकर वाई क्रोमोसोम बन गया, और अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग डिपेंड करता है। नाउ वी नो दैट सेक्स क्रोमोसोम बता दिया, सेक्स डिटर्मिनेशन भी बता दिया मैंने कि, है ना, फर्टिलाइज होगा 23 ओवा से, सेकेंडरी oocyte से, और स्पर्म से 23 आके 46 क्रोमोसोम बनेगा, ठीक है। अब ये चीज़ याद रखनी है हमें कि जब जाइगोट बनेगा फर्टिलाइजेशन होने के बाद, है ना, जब 46 क्रोमोसोम का जाइगोट बनेगा कि ओवा और, है ना, स्पर्म मीट कर चुके हैं, उसके बाद ये स्टेज आएगी जाइगोट की, तो ये 2 से 4 दिन तक तो जो है ये मतलब एक रोमिंग स्टेज पे होगा। ये क्या करेगा कि ये ऐसा कुछ है हमारा स्ट्रक्चर,
ये यहाँ से जो है ओवरी से ओवा आएगा। यहाँ पे ना कुछ ना सेल्स होते हैं फैलोपियन ट्यूब में, एक ना सूजा सा ऐसा होता है, एक है ना एम्पुला बोलते हैं उसको, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन वगैरह होगा, फिर धीरे से यहाँ पे आएगा एब्डोमिनल कैविटी पे, फिर यहाँ पे यहाँ पे भी 3 लेयर्स थी ना, तो एंडोमेट्रियम में ये आएगा। अब देखो 2-3 दिन क्या होता है कि 2 से 3 दिन तो ये जायगोट फर्टिलाइज हुआ, जायगोट फर्टिलाइज होने के बाद यहीं घूम रहा है 2-3 दिन, उसके बाद ये इम्प्लांट होता है, यहाँ पे आ जाता है एंडोमेट्रियम में, ठीक है, अटैच होता है एंडोमेट्रियम से। तो ना जो फैलोपियन ट्यूब है ना, उसमें यहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं, ठीक है, सीलिया वगैरह भी होता रहा, बट एक नॉन सीलिएटेड सेल्स होते हैं, नॉन सीलिएटेड सेल्स होते हैं, जिन्हें ना हम पेग सेल्स बोलते हैं। ये पेग सेल्स क्या करते हैं, ये कुछ सेक्रीट करते हैं। क्या क्या सेक्रीट करते हैं, तो वो कई तरीके की चीज़ें सेक्रीट करते हैं, जिससे ना न्यूट्रिशन मिलता रहता है उस जायगोट को। क्या न्यूट्रिशन मिलता रहता है उस जायगोट को, जायगोट को बहुत सारे न्यूट्रिशन देता है पेग सेल्स, जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन्स का सेक्रीशन करता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो ग्लाइकोप्रोटीन्स जो है वो प्रोटेक्शन डेवलपमेंट देंगे, जोना पेल्यूसिडा का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। दूसरा कह सकते हो ये सब कब हो रहा है, ये जो तुम्हारा ओव्यूलेटरी फेज़ है ना, उसके लाइक पहले ये सब हो रहा है। ओव्यूलेटरी फेज़ हो गया, उसके बाद का जो मतलब कह सकते हो ओव्यूलेटरी फेज़ के पहले ही हो जाता है ये सब चालू। क्यों, उसके बाद नहीं, सॉरी, पहले, ओव्यूलेटरी फेज़ के पहले। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ओव्यूलेशन वगैरह होने के टाइम पे तो यहाँ पे एग है एम्पुला वाले रीजन पे, है ना, लेकिन यहाँ से ये जो चालू हो गया, ये पहले ही चालू हो गया सेक्रीशन, ठीक है। अब ताकि वो वहाँ तक सेक्रीट होके जाए। अब क्या है, ये जैसे फैलोपियन ट्यूब है, तो यहाँ पहले ही सेक्रीशन हो गया है, क्योंकि यहाँ तक भेजना है फॉर सपोज एम्पुला तक, तो ये पहले ही सेक्रीशन चालू कर देगा, पहले ही, है ना, स्टार्ट होगा सेक्रीशन। अब क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन्स जो है प्रोटीन वगैरह देता है, कार्ब्स वगैरह है, ग्लूकोज है, लैक्टोज है, एनर्जी देगा। फिर अमीनो एसिड्स हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस करेंगे, ठीक है। फिर तुम्हारे पास H2O है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, है ना, सोडियम है, क्या है ना, और पोटेशियम वगैरह है, ये सब। उसके बाद हमारे पास ये जो वाटर है और इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस का, ट्रांसपोर्ट का, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट का काम करेंगे। देन वी हैव लिपिड्स, सो लिपिड्स जो है लाइपोप्रोटीन, ये मेम्ब्रेन वगैरह बनाने में काम आएगा, है ना। देन वी हैव एंजाइम्स, एंजाइम्स डाइजेशन करेंगे, प्रोटीएज, हाइड्रोलेज, है ना। देन वी हैव हार्मोन्स, है ना, और साइटोकाइंस। तो ये क्या है, एनवायरनमेंट वगैरह देंगे, सपोर्ट वगैरह देंगे। अब वी हैव एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस, जो कि इन्फेक्शन वगैरह से है ना बचाएंगे, प्रिवेंट करेंगे इन्फेक्शंस को, प्रोटेक्शन देंगे एक तरीके से। लाइजोजाइम्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स कैन बी द एग्जांपल। नाउ इतने सारे पॉइंट्स के बाद एक टॉपिक और मैंने बोला था कि मैं बोलूँगी, दैट इज़ एबनॉर्मलिटी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। कुछ ना डिसऑर्डर्स होते हैं, DSDs बोलेंगे जिसे, डिसऑर्डर्स ऑफ द सेक्स डेवलपमेंट। अब क्या होता है कि एक हर्माफ्रोडाइटिज़म करके भी ना एक डिसऑर्डर है, ठीक है, या एक एबनॉर्मलिटी है सेक्स डिटर्मिनेशन की, कि हर्माफ्रोडाइटिज़म में मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं, हम तो हमारे मन में, किसी के मन में भी सवाल आ सकता है कि ये तो स्पर्म है ना, यहाँ इसने कैपेसिटेशन कर दिया था, तो अब ये हर्माफ्रोडाइटिज़म क्यों दिख रहा है, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, है ना। या टर्नर सिंड्रोम का एक अच्छा एग्जांपल ले सकते हो, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम का एक अच्छा एग्जांपल ले सकते हो। इसमें XXY क्यों है, कैसे है, तो इसका एक अच्छा आंसर ये है कि जब जो कैपेसिटेशन के टाइम पे यहाँ पे जो स्पर्म था, ये स्पर्म में ही XY था, जीन म्यूटेट होके, और इसमें X था, तब वो XXY बन गया है, कुछ इस टाइप का। जीन जो थी वो ख़राब थी। कुछ जीन्स जैसे हर्माफ्रोडाइटिज़म में SRY और SOX9 एक्सेट्रा, ये सब हर्माफ्रोडाइटिज़म में,
जो है जीन म्यूटेट हो जाती है। जीन जो है जब वो मेटाफेज एनाफेज वगैरह पढ़ा था ना हमने, जब वो डिवाइड होती है ना मेटाफेज एनाफेज में, तभी नॉन डिसफंक्शन बोलिए नॉन डिसजंक्शन हो जाता है, तभी कोई दिक्कत हो जाती है म्योटिक बटने में ही, तो वो दिक्कत के कारण ये सब हो जाता है, जीन म्यूटेट हो गई बोल देते हैं। फिर एक एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम भी होता है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, मैं बता रही हूँ, AIS। तो एंड्रोजन इंसेंसिटिव सिंड्रोम में क्या होता है कि एंड्रोजन जो है उसको रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, एंड्रोजन है, एंड्रोजन को रिसीव करने के लिए जो रिसेप्टर्स वगैरह वो काम नहीं कर रहा है, दैट इज़ एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम। देन हमारे पास गोनोडल डिसजेनेसिस भी होता है, जैसे कि गोनोडल डिसजेनेसिस, और इसमें क्या है, डेवलपमेंट ऑफ गोनाड्स जो है वो डिफेक्टिव है, जो गोनाडल डेवलपमेंट है उसमें डिफेक्ट है, ठीक है। नाउ इम्प्लांटेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो पे चलते हैं। इम्प्लांटेशन एक ऐसी प्रोसेस है कि है ना, इम्प्लांट हो रहा है, यहाँ पे देखो लिखा है वाइल ट्रैवलिंग थ्रू द फैलोपियन ट्यूब, है ना, न्यूट्रिशन वगैरह होता है, रिसीव। फिर यूट्रस इस प्रिपेयर्ड बाय प्रोजेस्टेरोन, हाँ कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरोन को करती है सेक्रेट, तो प्रोजेस्टेरोन, अब देखो मॉर्यूला तक जब बन जाएगा, इम्प्लांट वगैरह हुआ, अब मॉर्यूला जब स्टेज तक आ जाएगा, ये जायगोट है ना, मॉर्यूला ब्लास्टुला ब्लास्टोमियर ये सब पढ़ते थे ना, 8 सेल 16 सेल 32 सेल वो सब है। तो मॉर्यूला जब बन जाएगा तो एंडोमेट्रियम से जुड़ जाएगा, ये इम्प्लांट के टाइम पे इससे जुड़ा है बाय प्लासेंटा फॉर्म होने लगेगी। अब देखा है ना, प्लासेंटा डेवलप्स बिटवीन मॉर्यूला एंड एंडोमेट्रियम, और प्लासेंटेशन बोलिए जो भी इम्प्लांटेशन वगैरह है उसमें प्रोजेस्टेरोन जो है वो हेल्प किया है, कॉर्पस ल्यूटियम से जो सेक्रीट हुआ था, ठीक है। अब प्लासेंटा पे आएंगे। प्लासेंटा टेम्पररी है, बर्थ के बाद जो है वो बर्थ के बाद रिमूव हो जाता है प्लासेंटा, फिर हम कट कर देते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड वो जो एक है ना कॉर्ड है, अम्बिलिकल कॉर्ड एक कॉर्ड है, यहाँ पे प्लासेंटा है, यहाँ पे ये बेबी है, तो हम इसको कट कर देते हैं एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, है ना, क्योंकि अब प्लासेंटा का कोई काम नहीं है, बेबी को न्यूट्रिशन हम दे सकते हैं डायरेक्टली। अब प्लासेंटा जो है जब ना बच्चा होता है ना यूट्रस वगैरह के अंदर, तो पूरा एक ना बोलते हैं ना हम कि एक पानी की थैली होती है, सुना होगा, इसके अंदर होता है बेबी, तो बेबी ना रेस्पायर ही प्लासेंटा के थ्रू कर रहा है, तो समझे हम कि ये प्लासेंटा के थ्रू जो है रेस्पिरेशन करेगा, ठीक है, पानी है तो कैसे रेस्पिरेट करेगा। अब प्लासेंटा एक टेम्पररी जो है एक अच्छी एक लाइन है इस बुक में दी हुई है, प्लासेंटा जो है एक लिंक फॉर्म करता है फीटस और मदर के बीच में, इट इज़ कंसिडर एज द एंकर फॉर द ग्रोइंग फीटस, ये एक बहुत अच्छी लाइन है। इट इज़ नॉट ओनली द फिजिकल अटैचमेंट बिटवीन द फीटस एंड द मदर बट ऑल्सो फॉर्म्स द साइकोलॉजिकल कनेक्शंस बिटवीन द टू। क्या मतलब है इस लाइन का, बहुत प्यारी लाइन है, क्या मतलब है इस लाइन का, इस लाइन के ना काफ़ी गहरा मतलब है। इस लाइन का मतलब है कि प्लासेंटा का सिर्फ एक ना, पहला तो एक जो साइकोलॉजिकल कनेक्शन कैसे बना है प्लासेंटा ने ना कुछ रोल्स हैं साइकोलॉजिकल, है ना, जो साइकोलॉजिकल बोल रही मैं, फिजियोलॉजिकल कनेक्शंस के कुछ रोल्स हैं। क्या रोल्स हैं? फिज़िकल रोल है एक तो कि हाँ गैसेस एक्सचेंज करेगा, ये करेगा वो करेगा, है ना। दूसरा रोल क्या है, हार्मोन्स से बहुत इन्फ्लुएंस होता है, हार्मोन्स में ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, फिर HCG, फिर तुम्हारा ऑक्सीटोसिन से बहुत अच्छा बॉन्ड बनता है, खुश करता है ऑक्सीटोसिन, है ना, एक तरीके से थोड़ा सा खुश करता है ऑक्सीटोसिन, बॉन्ड बनाता है। फिर किक मूवमेंट्स ऑफ फीटस जो हैं, है ना, अगर बच्चे ने किक किया तो प्लासेंटा और यूट्रस पे किक जाता है,
तो मदर को फील होता है। फिर एक माइक्रो काइमेरिज्म, जो मुझे बहुत अच्छा पॉइंट लगा था, माइक्रो काइमेरिज्म होता है। माइक्रो काइमेरिज्म क्या है? माइक्रो काइमेरिज्म में ना जो बच्चा है और प्लासेंटा है ना, इसके ना कुछ फीटस सेल्स हैं, कुछ मदर के सेल्स हैं, कुछ यहाँ पे मदर के सेल्स हैं और कुछ सेल्स जो फीटल के सेल्स हैं। ये फीटल के सेल्स कुछ चले जाते हैं मदर के पास थ्रू प्लासेंटा, और ये हमेशा प्लासेंटा ये रिमूव हो गई है ना, ये मतलब काट दिया हमने अम्बिलिकल कॉर्ड और सब कुछ, लेकिन ये जो सेल्स हैं ये कहीं और चले गए, कहीं और चले गए, ये मदर की बॉडी में ही चले गए, मदर की बॉडी में रिमेन हो गए। तो ये जो काम है ये माइक्रो काइमेरिज्म है कि एक ट्रेस छोड़ जाते हैं, एक बायोलॉजिकल ट्रेस कि हाँ यहाँ पे ये बच्चा था, ये हमारा ही खून है या हमारा ही है ना बेबी के सेल्स हैं, एक बायोलॉजिकल ट्रेस छोड़ जाते हैं। शेयर्ड इमोशंस भी हैं कि अगर मदर जो है वो हैप्पी है ना, अगर मॉम जो है वो हैप्पी है तो बच्चा भी ना हैप्पी हो जाता है। इसलिए बोलते हैं ना कि जो टेंशन है वो सब ना लो, क्यों? क्योंकि मम्मा हैप्पी बच्चा हैप्पी, मम्मा उदास तो बच्चा उदास, पेट में है बच्चा तब। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर इसलिए ये जो लाइन थी ना ये बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन थी। देन प्लासेंटा इज इम्प्लांटेड इन द वॉल ऑफ द यूट्रस फॉर्म्स बोथ है ना मैटरनल और एम्ब्रायनिक। ठीक है, अब ना एक वो भी होता है, ये सब मैंने बता दिया कि है ना आफ्टर डिलीवरी ऑफ फीटस, से पूरा बता दिया मैंने, नेवल या अम्बिलिकस है बोलते हैं। ठीक है, और एक ना क्या बोल सकते हैं, एक प्लासेंटा जो है उसके कुछ फंक्शंस है। ठीक है, प्लासेंटा के कुछ फंक्शंस है और ना एक जंक्शन होता है। ठीक है, एक जंक्शन नहीं, फीटो प्लासेंटल यूनिट, याद आ गया मुझे, फीटो प्लासेंटल यूनिट बोलते हैं। फीटो प्लासेंटल यूनिट को भी हम डिस्कस करेंगे। वो ना फीटस और प्लासेंटा के बीच में रहता है। ठीक है, उसके बीच में जो भी लाइक कुछ हार्मोन्स होते हैं जो प्लासेंटा बनाएगी, और कुछ चीज़ें हैं जो फीटस के सेल्स बनाएंगे, प्लासेंटल सेल्स, फीटस सेल्स। अब एक लाइक उनको ना ऐसे समझो 2 बनाना है, और 1 + 1 से ही 2 बनेगा। अगर ये नहीं है तो 2 नहीं बनेगा, या फिर अगर ये है और दूसरा नहीं है तो 2 नहीं बनेगा। तो कुछ ऐसा एक फीटो प्लासेंटल यूनिट काम करती है कि फीटस के और प्लासेंटा के सेल्स आएँ और उसके बाद एक्ट करें तो ही काम होगा। फीटो प्लासेंटल यूनिट भी एक बनती है। फंक्शंस ऑफ प्लासेंटा पे आते हैं कि प्लासेंटा की क्या क्या फंक्शंस है। न्यूट्रिटिव फंक्शन है, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करा रही है ना। एक्सक्रीटरी फंक्शन है, एक्सक्रीशन भी प्लासेंटा के थ्रू होता है, वी ऑल नो दैट। फिर रेस्पिरेटरी फंक्शन है कि हाँ है ना, रेस्पिरेशन जो है उसमें हेल्प कर रहा है ना। और हेमोडाइल्यूशन वगैरह भी मतलब तुम समझ सकते हो, ब्लड के में जब आएंगे पॉइंट में तब दिया है हेमोडाइल्यूशन भी, कि ब्लड वगैरह ना ज़्यादा डायलेट होता है ताकि एक छोटे से छोटी नस तक पहुंच सके। ठीक है, फिर क्या बोलते हैं, इस चक्कर में अनीमिया भी हो जाता है मदर को, तो मदर को प्रॉपर आयरन लेना होता है। आयरन इनफैक्ट जो फीटस है वो स्टोर करके रख लेता है लीवर में। देन एंडोक्राइन फंक्शन पे आएंगे। एंडोक्राइन फंक्शन में कुछ हार्मोन्स है जो प्लासेंटा सेक्रेट करती है, एचसीजी, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन है ना, ह्यूमन क्रोनियोनिक, सोमैटोट्रोपिन, रिलैक्सिन। अब एचसीजी क्या करता है? एचसीजी ग्लाइकोप्रोटीन है। एचसीजी कॉर्पस ल्यूटियम पे एक्ट करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम में एक्ट करेगा और मेंटेन करेगा बेसिकली ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ये नाम है इसका। ये ना 2-3 महीने के लिए जो है वो 2 से 3 महीने के लिए इम्पॉर्टेंट है इसका रोल। ये क्या कर रहा है कि ये इम्प्लांटेशन में डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा है।
ये अबॉर्ट नहीं होने देता बच्चे को, अबॉर्शन नहीं होने देता। बोलोगे क्यों? HCG जो है ना, HCG क्या करता है कि प्रोजेस्टेरॉन है, ईस्ट्रोजन है ना, ये सब जो कॉर्पस ल्यूटियम ने सेक्रेट किया था, ये सब मेंटेन करके रखते हैं प्रेगनेंसी को। अगर कॉर्पस ल्यूटियम ही नहीं रहा है ना, फॉर सपोज उसमें कुछ भी खराबी हुई, तो क्या होगा? प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन सेक्रेट नहीं होगा, जिसके कारण प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन हार्मोन्स ही नहीं है, तो फिर अबॉर्ट हो जाएगा बेबी। क्यों? प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? पूरा इम्प्लांटेशन में मदद कर रहा था अभी, है ना, बच्चा इम्प्लांट ही नहीं हो पाएगा अगर प्रोजेस्टेरॉन की कमी हो गई। ईस्ट्रोजन भी काफ़ी सारी चीज़ें करता है, ईस्ट्रोजन की भी कमी हो गई तो नहीं हो पाएगा, बहुत सारा हार्मोनल रोल नहीं हो पाएगा। देन वी हैव ऑन फीटल टेस्टिस। हाँ, HCG जो है ना, वो फीटल टेस्टिस में भी काम करता है। वो क्या करता है कि जैसे LH का काम है ना अडल्ट में, सेम काम फीटल टेस्टिस का HCG पे। अब क्या है कि जैसे जो भी डेवलपमेंट होना है ना, मेल फीटस में जो भी सेक्रीशन होना है टेस्टोस्टेरोन का जो भी है, ये सब फीटल टेस्टिस में इस पे HCG एक्ट करता है। HCG नहीं होगा तो ये सब कुछ नहीं होगा। डेवलपमेंट ऑफ द सेक्स ऑर्गन जो है मेल फीटस की, वो नहीं हो पाएगी। ईस्ट्रोजन पे आएंगे। ईस्ट्रोजन क्या क्या काम करता है? ईस्ट्रोजन जो है, प्लासेंटल ईस्ट्रोजन, ओवरियन ईस्ट्रोजन, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, सेम टाइप का काम है। एक्शंस क्या क्या है? यूट्रस में इलाज कर देगा यूट्रस को, ताकि बच्चा आ पाए। ब्रेस्ट जो है ना, डक्टाइल सिस्टम वगैरह बनाना चालू कर देगा, है ना, रिस्पॉन्सिबल कर देगा इनलार्जमेंट के लिए। एक्सटर्नल जेनेटेलिया जो है वो थोड़ा बड़ा कर देगा, है ना, ताकि बिकॉज बेबी एक्युमुलेट हो पाए। देन पेल्विस वगैरह जो है उसको रिलैक्स करेगा, पेल्विस लिगामेंट को, ताकि पैसेज ऑफ फीटस जो है बर्थ कैनाल पे ईजिली हो पाए। लाइक जो पूरा पेल्विस रीजन है वो रिलैक्स रहेगा तो ज़्यादा ओपन हो पाएगा पेल्विस, तो पैसेज जो है वो आसानी पड़ेगी। प्रोजेस्टेरॉन पे आते हैं। प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा? प्लासेंटल प्रोजेस्टेरॉन जो है ओवरियन प्रोजेस्टेरॉन से थोड़ा स्ट्रक्चर फंक्शन ज़्यादा अंतर नहीं है। एंडोमेट्रियम जो है, प्रोजेस्टेरॉन की बात कर रहे हैं, प्लासेंटल प्रोजेस्टेरॉन की, तो एंडोमेट्रियम जो है वो एक्सेलरेट करेगा उसमें जो भी डेसिडुअल सेल्स है ना, उस सबको कि वो और हो गए, है ना, प्रोलिफरेट हों यूट्रस में। द डेसिडुअल सेल्स जो हैं वो न्यूट्रिशन के लिए, जो भी डेसिडुअल सेल्स वगैरह होते हैं, ज़्यादातर मेनली न्यूट्रिशन वगैरह के लिए भी देखा जाता है। न्यूट्रिशन वगैरह सप्लाई देंगे अर्ली स्टेज में, मूवमेंट कराएगा यूट्रस की, है ना। जो देखो प्रोजेस्टेरॉन का एक अच्छा रोल है कि जो भी कॉन्ट्रैक्शन वगैरह है ना उसको इनहिबिट कराता है प्रोजेस्टेरॉन, सिंपल सा फंक्शन है। देन फिर ये कॉन्ट्रैक्शन इनहिबिट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन वगैरह हो गया तो बच्चा तो बाहर आ जाएगा जो अभी मतलब डेवलप नहीं हुआ है। फिर प्रोजेस्टेरॉन इसलिए ज़रूरी है। फिर प्लासेंटा जो है प्रोजेस्टेरॉन वगैरह बना रही है। फिर ब्रेस्ट पे क्या है? ब्रेस्ट का इनलार्जमेंट वगैरह हो जाएगा, लैक्टेशन, मेमोरी, है ना, ग्लैंड्स वगैरह बनेंगे। फिर ह्यूमन क्रोनियोनिक सोमैटोट्रोपिन। ह्यूमन क्रोनियोनिक सोमैटोट्रोपिन क्या करेगा? इसका क्या रोल है? तो ह्यूमन क्रोनियोनिक सोमैटोट्रोपिन ना, इसको हम ये बोल सकते हैं कि एक प्रोटीन हार्मोन है। ये प्लासेंटा सेक्रेट कर रही है, एक प्रोटीन हार्मोन है, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन। ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन HPL जो है वो 5th वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे आता है, 5th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये प्रोलैक्टिन जैसा काम करेगा, HPL, है ना, प्रोलैक्टिन जैसा काम करेगा। 5th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में आता है, और पिट्यूटरी जो है, जो ग्रोथ हार्मोन वगैरह सेक्रेट करती है ना, उस जैसा काम करता है। अब क्या है कि सो इट इज़ बिलीव टू एक्ट ऑन मेमोरी ग्लैंड एंड टू एनहांस द, है ना, ग्रोथ ऑफ द फीटस बाय इन्फ्लुएंसिंग द मेटाबॉलिक एक्टिविटी, इंक्रीजेज अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, लिपिड, मैटरनल ब्लड में जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ट्रांसफ़र पड़ेगा ईजी, ठीक है। एक्शंस ऑफ HCS का, है ना, जो ह्यूमन क्रोनियोनिक सोमैटोट्रोपिन क्या करता है? ये ब्रेस्ट वगैरह को इनलार्ज करेगा, ठीक है, ताकि लैक्टेशन वगैरह हो। मैमोट्रोपिन भी बोलते हैं इसके कारण इसको,
हाउएवर इसका जो एक्शन है ना हार्मोन का ऑन द ब्रेस्ट प्रेग्नेंट वुमेन पे वो क्लियर नहीं है, बट थोड़ा प्रोलैक्टिन जैसे काम करता है तो हमें इतना पता है। प्रोलैक्टिन पिट्यूटरी में जो भी ग्रोथ हार्मोन इस टाइप का। तो अब ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म क्या कर रहा है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में जो है ग्रोथ हार्मोन है ना वैसा एक्ट करने लगता है, एनाबॉलिज्म करने लगेगा प्रोटीन का, एक्यूमुलेट करेगा प्रोटीन। फिर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में जो है ये क्या करता है, ग्लूकोज जो है ना उसका यूजेज कम कराता है और फैट्स का कन्वर्ट करा देता है। नेक्स्ट पॉइंट लिपिड मेटाबॉलिज्म में भी हम ये पॉइंट देखेंगे। ग्लूकोज से हम ले रहे थे एनर्जी वो कट जाएगा और फैट से लेने लगेंगे हम एनर्जी, ठीक है। ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म reduces the peripheral utilization of the glucose in the mother leading to availability of large quantity of glucose to the growing fetus। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज से जब मदर फैट पे स्विच करेगी तो ये ग्लूकोज जो है हम फीटस को दे सकेंगे। एवोल्यूशनरी पर्पस से फीटस बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है हमारे लिए, हम उसको ही एनर्जी सप्लाई और सारी चीज़ें दे रहे हैं बेसिकली। ऑन लिपिड मेटाबॉलिज्म मेटाबोलाइजेस फैट फ्रॉम द एडिपोस टिश्यू ऑफ द मदर, फैट टिश्यूज ऑफ द मदर, है ना। फ्री फैटी एसिड जो है वो बन जाता है ना, ताकि फैट को यूज़ करे मदर, ग्लूकोज को यूज़ ना करे। देन रिलैक्सिन और पैसिव ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है। देन रिलैक्सिन पैसिव ट्रांसपोर्ट में प्रमोट कर रहा है। रिलैक्सिन क्या है, रिलैक्सिन एक पॉलीपेप्टाइड है, अमीनो एसिड की चेन है ना, पॉलीपेप्टाइड, वी नो दैट। अब कॉर्पस ल्यूटियम से आता है, सेक्रेट होता है, एक लार्ज क्वांटिटी में होता है, ठीक है। बाय प्लासेंटा मेमरी ग्लैंड एट द टाइम ऑफ द लेबर। हमें पता है ना रिलैक्सिन रिलैक्स करता है, वहीं पे बात ख़त्म होती है। और फिर हम एक ये फ्लो चार्ट टाइप का देखेंगे फीटो प्लासेंटल यूनिट पे। तो फीटो प्लासेंटल यूनिट क्या है पहले हम देख लेते हैं। फीटो प्लासेंटल यूनिट जो है ना एक इंटरैक्शन है फीटस प्लासेंटा का कुछ स्टेरॉयड हार्मोन बनने में। कैसे? द इंटरैक्शन बिटवीन अकर्स बिकॉज सम ऑफ द एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इन स्टेरॉयड सिंथेसिस, है ना। कुछ फीटस में एंजाइम्स है, कुछ प्लासेंटा में है, ठीक है। और दोनों के बिना नहीं हो पाएगा। 1+1 का एग्जाम्पल जो मैंने लिया था। ड्यू टू इंटरैक्शन स्टेरॉयड हार्मोन फीटस एंड प्लासेंटा आर टुगेदर कॉल्ड फीटो प्लासेंटल यूनिट बोल दिया है इसको। क्या है इसका फ्लो चार्ट पे हम देख लेते हैं एक बार। जो मदर है ना, मदर के ब्लड, एक मदर का ब्लड है, एक प्लासेंटा है, एक फीटस है, ठीक है। अब यहाँ पे जो कोलेस्ट्रॉल था ना, कोलेस्ट्रॉल वो जाएगा प्लासेंटा में और प्लासेंटा में प्रेग्निनोलिन बनाएगा। अब ये प्रेग्निनोलिन जो है ये यहाँ फीटस में भी जाएगा और ये दोनों प्रोजेस्टेरॉन बनाएंगे, ठीक है। और ये प्रोजेस्टेरॉन बनाने के बाद क्या है, अच्छा लीवर जो है ना, फीटस का लीवर भी प्रेग्निनोलोन बना रहा है, प्रेग्निनोलोन। अब ना ये प्रेग्निनोलोन मिलके ये प्रोजेस्टेरॉन बनाया। अब ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, ये जो है फीटस में तो एड्रिनल कॉर्टेक्स पे जाएगा, कॉर्टिसोल बना देगा, ठीक है। लेकिन ये प्रोजेस्टेरॉन जो है और क्या क्या करेगा, अब जो एड्रिनल कॉर्टेक्स में जाएगा ये पूरा प्रोजेस्टेरॉन और कॉर्टिसोल बना देगा, DHEA बना देगा, ठीक है। 16 DHEAs बना देगा। ये DHEA क्या करेंगे, ये DHEA ना क्या करते हैं, ये ईस्ट्रोजन वगैरह बनाने लगते हैं, ईस्ट्रॉइल, है ना। और फिर ये मदर के ब्लड तक चला जाएगा ईस्ट्रोजन मतलब ईस्ट्राडॉयल और ये सब, ठीक है। DHEA से हमने फीटोप्लासेंटल यूनिट में ये पढ़ा है, ये जाना है बेसिकली कि DHEA से फीटस, ठीक है, याद रखना, फीटस DHEA से ईस्ट्रोजन बना सकता है, बट हम ईस्ट्रोजन से DHEA नहीं बना सकते, ये चीज़ याद रखना। तो फीटोप्लासेंटल यूनिट है कि दोनों का, फीटस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, प्लासेंटल मदर का जो है वो भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो फीटोप्लासेंटल यूनिट ये थी। फिर जेस्टेशन पीरियड क्या है, जेस्टेशन पीरियड जो है कितने टाइम प्रेग्नेंट है, दैट इज़ जेस्टेशन पीरियड, ठीक है। जनरली कितना है, एवरेज जेस्टेशन पीरियड 280 डेज़ का होता है, ठीक है। 40 वीक्स का है ना, डेट ऑफ मेंस्ट्रुअल से गिनेंगे तो, लास्ट मेंस्ट्रुअल जो है ना पीरियड उससे गिनेंगे तो। ट्रेडिशनली 10 ल्यूनर मंथ्स है, मॉडर्न कैलेंडर के हिसाब से 9 महीना
है ना, 10 दिन, 9 महीना 7 दिन ऐसे भी बोलते हैं, ठीक है। 9 महीना 7 दिन बोलते है ना, हमने सोचा होगा ना 9 महीना 10 दिन, 9 महीना, है ना, क्या बोलते हैं, 9 महीना 10 दिन तो कॉमन है, सुना होगा। या फिर अपन ने ऐसा सुना है ना कि 9 महीना उसके बाद जितने भी डेज है दैट इज़ लाइक कॉमन, है ना, 9 महीना 7 दिन। ऑफिशियली उसको बोलते हैं 9 महीना 7 दिन या 10 ल्यूनर मंथ्स, ठीक है। अब हमें पता है एक मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज़ का है, 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है, तो 280 डेज़ की अगर जेस्टेशन पीरियड है तो उसमें से 14 माइनस करेंगे तो 266 आएगा। अब 266 जो है ना, उसको क्या बोल सकते हैं कि उतने डेज़ का प्रेगनेंसी है। द प्रेगनेंसी एंड बिफोर 28th वीक, अगर 28th वीक यानी कि जो 7वां महीना है उससे पहले ही प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाती है तो उसको अबॉर्शन बोल रही हूँ, सॉरी, उसको मिसकैरेज बोलते हैं, ठीक है। किसी भी रीज़न से मिसकैरेजेस हो सकते हैं। देन पार्चुरेशन, मतलब 7वें महीने में अगर कुछ भी हार्म होता है, नहीं हो पा रहा है 7वें महीने के बाद बेबी जो है वो नहीं बना आगे, है ना, डेथ हो गई बेबी की, दैट इज़ मिसकैरेज। नाउ पार्चुरेशन क्या है, जब डिलीवरी होती है बेबी की, दैट इज़ पार्चुरेशन, ठीक है। अब लेबर क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच द डिलीवरी ऑफ फीटस अकर्स, जिस प्रोसेस से होता है दैट इज लेबर, है ना, पेन होता है, लेबर पेन्स होते हैं। इट इन्वॉल्व्स वेरियस एक्शंस, कॉन्ट्रैक्शन होगा यूट्रस का, ताकि, है ना, यूट्रस जो है उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा ताकि बेबी बाहर आए, है ना। डायलेशन, ये जो सर्विक्स है ये डायलेट हो जाएगा ताकि बेबी बाहर आए, इजी पड़े। वेजाइनल कैनाल्स जो हैं वो ओपनिंग होंगी उसकी ताकि बेबी बाहर आए, ठीक है। फिर स्टेजेस क्या क्या है पार्चुरेशन की, तो पार्चुरेशन की कुछ स्टेजेस होती है। पहली स्टेज है कि स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस है, लेबर हैं। द लेबर कॉन्ट्रैक्शन अराइव फ्रॉम द फंडस ऑफ द यूट्रस, यूट्रस का ये है ना ऊपर का पोर्शन, दिस पोर्शन फंडस ऑफ द यूट्रस, एंड मूव डाउनवर्ड्स टू द हेड ऑफ द फीटस। अब फीटस का जो भी हेड है ना, वो बाहर आ पाए। इट रिजल्ट इन डायलेशन ऑफ द सर्विक्स एंड ओपनिंग ऑफ द वेजाइनल कैनाल, ठीक है। तो पहला है कि मतलब डायलेट हो रहा है, बेबी बाहर आ रहा है। सेकेंड स्टेज में बेबी बाहर आ गया है, डिलीवर आउट हो गया है, 1 घंटे तक चलता है। अब उसके बाद थर्ड स्टेज होती है। अच्छा, ये ना सर्विक्स तुम्हारा कितना डायलेट हो रहा है, ये ना हर किसी पे ना वेरिएबल होता है, डिपेंड करता है। वी जनरली वेट फॉर द हॉर्मोन्स कि वो डायलेट करें नेचुरली। दैन थर्ड स्टेज क्या है, देखो, एक तो पहली स्टेज है कि सर्विक्स डायलेट वगैरह हो रहा है, दूसरी स्टेज है कि बच्चा बाहर आ रहा है, तीसरी जो स्टेज है उसमें बच्चा बाहर आ चुका है और 10-15 मिनट हो गया है और फिर प्लासेंटा वगैरह जो है ना, वो डिटैच वगैरह करते हैं, वो सब शेड आउट होती है प्लासेंटा। एक ना जब हम देखते हैं ना रिप्रोडक्शन, यहाँ पूरा प्लासेंटा अगर है, ये बच्चा है, ये बच्चा बाहर आ गया है, ठीक है, तो प्लासेंटा ना धीरे 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 यहाँ से ना डिटैच होता है, धीरे धीरे डिटैच होता है। तो वो टाइम 10 से 15 मिनट है डिटैचमेंट का नेचुरली। प्रेगनेंसी टेस्ट होते हैं, अलग अलग प्रेगनेंसी टेस्ट होते हैं, डिटेक्ट करते हैं प्रेगनेंसी को, ठीक है। HCG से ही करते हैं हम, ठीक है, प्रेगनेंसी टेस्ट जो है डिटेक्ट। अब क्या होता है, कुछ बायोलॉजिकल और इम्यूनोलॉजिकल और बायोलॉजिकल टेस्ट है हमारे पास, टेस्ट वगैरह है इम्यूनोलॉजिकल और बायोलॉजिकल। अब क्या होता है, यूरिन से टेस्ट करते हैं, सुना होगा, बहुत कॉमन है, यूरिन से टेस्ट करते हैं। अब इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट और बायोलॉजिकल टेस्ट जो है उसमें वी प्रेफर इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट। क्यों? बायोलॉजिकल टेस्ट में बहुत नुकसान है और क्या बोलते हैं कि ये भी एक चीज़ है कि एनिमल का इन्वॉल्वमेंट वगैरह रहता है, ठीक है।
अब एक कॉमन इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट जो है वो ग्रेविंडेक्स टेस्ट है ना, ग्रेविंडेक्स टेस्ट नाम है इसका, ग्रेविंडेक्स टेस्ट। ठीक है, ऐसा समझ लीजिए कि HCG जो है उसका कुछ तो एंटी सीरम वगैरह रहता है, और एक इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट में जो है डबल एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन वगैरह हम देखते हैं। होता क्या है, इसका जो प्रिंसिपल है कि एग्लूटेशन कैसा हो रहा है उस पे देखते हैं हम। जैसे हमारे पास ना HCG जो है उसका एंटी सीरम होता है, ठीक है। इसमें यूरिन को मिक्स किया हमने, जो कि प्रेगनेंसी के लिए है ना, हम बोलते हैं कि प्रेग्नेंट हो सकती है। मतलब कि हमारे पास HCG है प्लस यूरिन है, HCG का सॉरी एंटी सीरम है ना, प्लस यूरिन है। अब इसमें प्लस करते हैं हम लेटेक्स मिलाते हैं, हम इसमें लेटेक्स से कुछ पार्टिकल्स। अब जब हम लेटेक्स मिलाते हैं ना तो फिर हम देखते हैं कि वो एग्लूटेशन हुआ या एग्लूटेशन नहीं हुआ। अगर एग्लूटेशन हुआ तो प्रेगनेंसी नहीं है। अगर सॉरी मैं क्या भूल गई, एक मिनट, अगर एग्लूटेशन हो गया, एग्लूटेशन था तो प्रेगनेंसी नहीं है, हाँ ठीक है। और अगर एग्लूटेशन नहीं हुआ तो प्रेगनेंसी है, ये चीज़ होती है। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता दे रही हूँ। HCG जो है उसका एंटी सीरम लिया, उसमें यूरिन मिक्स किया, उसमें कुछ लेटेक्स के पार्टिकल मिक्स किए। अब अगर एग्लूटेशन हो गया तो प्रेगनेंसी नहीं है, ठीक है। एग्लूटेशन जो है वो पॉजिटिव है तो प्रेगनेंसी नेगेटिव है। अगर एग्लूटेशन नहीं हुआ तो प्रेगनेंसी है, ठीक है। तो इसके अलग अलग टेस्ट होते हैं। एक तो AZ टेस्ट होता है, ऑगबिन टेस्ट होता है, ठीक है। एस्किम जोंडिक टेस्ट होता है, कुछ इस टाइप का नाम है इसका। तो ये माउस पे करते हैं टेस्ट, बायोलॉजिकल टेस्ट वगैरह है। फिर हॉगबिन टेस्ट होता है तो वो फ्रॉग पे, टोड्स वगैरह पे करते हैं। फिर फ्रीडमैन टेस्ट होता है तो वो रैबिट वगैरह पे करते हैं, फीमेल रैबिट पे करते हैं, ठीक है। बेसिकली हम रैबिट्स वगैरह इन सब पे ना हार्मोन्स दे के हम देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। फिर एक गैलीमनीन टेस्ट भी होता है, तो वो जो है वो मेल फ्रॉग जो है वो स्पर्म कितना रिलीज़ कर रहा है उस पर, उससे देखते हैं। तो अलग 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 टेस्ट होते हैं। सबसे अच्छा है कि आप इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट कराओ, ठीक है, लेटेक्स पार्टिकल वाला जो मैंने बताया। ये देखो एंटी सीरम फ्रॉम रैबिट दिया है, ठीक है। अच्छा, हम शीप पे भी करते हैं, ठीक है, शीप के RBC पे भी करते हैं, ठीक है, इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट जो है। उसके देखो प्रिंसिपल पे दिया है। हम ना अभी क्या करते हैं इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट में कि हम ना शीप का RBC का एक मतलब वो बना लिया है हमने। हम हमेशा शीप का RBC नहीं लेना पड़ता है, सिंथेटिक काम कर लिया है हमने इस पर, हम सिंथेटिक वाला लेते हैं, ठीक है। तो कोई भी एनिमल इज़ नॉट हार्म अगर हम सिंथेटिक ले रहे हैं तो। ये एंटी सीरम फ्रॉम रैबिट बता दिया मैंने, है ना, अवेलेबल रेडली इन द मार्केट मिल जाएगा। RBC फ्रॉम द शीप बता दिया है मैंने, ये लिखा है ना, रबराइज्ड सिंथेटिक पार्टिकल कॉल्ड द लेटेस्ट पार्टिकल आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ RBC शीप। लेटेक्स वगैरह को यूज़ कर देते हैं, शीप का RBC यूज़ नहीं करते। यूरिन जो है वो फ्रेशली हमें चाहिए होता है। प्रोसीजर क्या है, एक ड्रॉप HCG एंटी सीरम लिया, ग्लास स्लाइड में एक ड्रॉप यूरिन का डाल दिया, वुमेन का जिसको प्रेगनेंसी के चांसेस हैं, मिक्स किया दोनों को। अगर यूरिन जो HCG कंटेन करेगा, ये देखो ये दिया है चार्ट, है ना, HCG कंटेन करेगा तो जितनी भी एंटीबॉडी एंटी सीरम है वो एग्लूटेशन के लिए देखा जाएगा उसको। अब द एग्लूटेशन ऑफ HCG मॉलिक्यूल बाय द एंटी सीरम इज़ नॉट विजिबल, कलरलेस होता है, विजिबल नहीं होता है। एक ड्रॉप हम लेटेक्स पार्टिकल की ऐड करके मिक्स करेंगे। फिर ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट, इफ़ यूरिन जो है वो, है ना, ये बता दिया मैंने कि कंटेन करेगा नहीं करेगा, ठीक है। अब लेटेक्स पार्टिकल क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि हम आँख से देख सकते हैं लेटेक्स पार्टिकल को। उसके पहले जो भी यूरिन वगैरह डाल रहे हैं उससे हम
देख नहीं पा रहे हैं, लेटेक्स से फिर हमें पता चल जाता है। फिर डेवलपमेंट ऑफ मैमरी ग्लैंड्स पे आ जाएंगे हम, तो हमारा एक टॉपिक हो जाएगा और फिर मैमरी ग्लैंड्स और लैक्टेशन वगैरह को हम देखेंगे, है ना। तो मुझे कुछ पॉइंट्स ऐड करने थे, वो पॉइंट्स मैं फटाफट से ऐड कर देती हूँ। मुझे कुछ पॉइंट्स लगे कि ऐड करने चाहिए। ठीक है, हम जब फीटोप्लासेंटल यूनिट की बात कर रहे थे ना, तो फीटोप्लासेंटल यूनिट में ना प्लासेंटा के पास ना 17 अल्फ़ा हाइएलुरोनिनेस और 1720 लाइज 1720 लाइज भी मिलता है। ठीक है, और मैंने बता दिया कि जो प्रोजेस्टेरॉन वगैरह है ना, उसको एंड्रोजन में कन्वर्ट करना है ना। ये रोल जो है प्लासेंटा करेगी, फीटस नहीं कर सकेगा ये रोल, ये प्लासेंटा का रोल है। ठीक है, इसके लिए जो एंजाइम्स वगैरह चाहिए रहता है, हमें हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ एंजाइम्स चाहिए होते हैं। ठीक है, तो जो हमारा जो फीटस है ना, एड्रिनल, लीवर, ये सब, तो उसमें प्रोजेस्टेरॉन जो है दैट एंजाइम एक्ट करेगा। वो एंजाइम जो है दैट इज़ प्रेजेंट इन द फीटस। तो दैट इज़ व्हाट 1+1 का 2 का रोल मैंने बताया था कि ये नहीं होगा तो 2 नहीं बन पाएगा, और अगर ये नहीं होगा तो भी 2 नहीं बन पाएगा। तो फीटोप्लासेंटल यूनिट जो है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंसी दे देती है। देन जो मुझे कुछ पॉइंट्स ऐड करने थे या एक्सप्लेन करने थे एक्स्ट्रा, वो मैटरनल चेंजेस पे हैं कुछ पॉइंट्स जो मुझे ऐड करने थे। मैटरनल चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में प्रेगनेंसी पे, और इसमें भी हम फिजियोलॉजिकल सिस्टम की बात करें तो क्या क्या चेंजेस होते हैं। ब्लड जो है, ब्लड इंक्रीज़ हो जाता है, ब्लड 20% ऑफ द ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है, हेमोडाइल्यूशन हो जाता है, जिसके कारण अनीमिया भी हो सकता है मदर को। और जो आयरन है ना, आयरन की रिक्वायरमेंट क्यों करता है फीटस? बिकॉज आयरन जो है फीटस को चाहिए है फॉर द ब्रेन डेवलपमेंट, फ्रॉम फॉर द हेमोग्लोबिन जो सिंथेसिस है, हेमोग्लोबिन सिंथेसिस। देन लीवर में जो है स्टोर करके रखता है फीटस, मैंने बताया था, है ना, लीवर वगैरह में स्टोर करके रखेगा। देन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो CVS सिस्टम है, उसमें जो कार्डियक आउटपुट है ना, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज्ड बाय अबाउट 30% इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। 30% इंक्रीज़ हो जाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर पे, और 3 महीने बाद जो है वो डिक्रीज़ होने लगता है। लाइक 3 महीने बाद जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद जो है डिक्रीज़ होने लगता है कार्डियक आउटपुट। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो बेबी है ना, वो बड़ा होता जा रहा है, तो जो वेनस रिटर्न है वो नहीं हो पाता है, इसलिए। ठीक है, उसके बाद ब्लड प्रेशर की बात करेंगे। ब्लड प्रेशर वगैरह जो है वो पहले ट्राइमेस्टर में तो अनचेंज रहता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो है वो कम हो जाता है सेकेंड ट्राइमेस्टर में, और थर्ड ट्राइमेस्टर में जो ब्लड प्रेशर है वो कुछ में इंक्रीज हो जाता है। दैट कॉजेज़ हाइपरटेंशन। ठीक है, और अगर मतलब प्रॉपर प्रीनेटल केयर जो है नहीं दी हो, प्रीनेटल केयर, तो होता है। प्रेशर क्यों इंक्रीज हो रहा है थर्ड ट्राइमेस्टर में? तो प्रोजेस्टेरॉन बढ़ रहा है, प्लासेंटल हार्मोन्स वगैरह जो हैं वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, है ना, उनका भी मतलब इन्फ्लुएंस है, ये सब है। फिर एक ना कंडीशन आती है जिसको हम प्री
एक्लेम्प्सिया बोलते हैं, और एक्लेम्प्सिया भी एक कंडीशन है। प्री एक्लेम्प्सिया या टॉक्सिमिया ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है कि हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर है प्रेगनेंसी का। ये 3 से 4% ऑफ द वुमेन को होता है, प्रेग्नेंट वुमेन को। इट यूजुअली अकर्स इन द लास्ट ट्राइमेस्टर जो है उस पे होता है, लास्ट ट्राइमेस्टर पे। ये क्या है, इसमें ना जो बीपी है बढ़ जाता है, यूरिन में जो प्रोटीन है ना, 20 वीक्स के आफ्टर की जो प्रेगनेंसी है उसमें यूरिन में प्रोटीन बढ़ जाएगा, ऑर्गन्स जो है वो डैमेज हो सकती है। फिर एक्लेप्सिया जो है, एक्लेम्शिया, उसमें क्या होता है, उसकी कंडीशंस हैं कि इसमें ना बहुत सीरियस शीजर्स जैसा हो जाता है, ये बहुत सीरियस कन्वर्जन हो जाते हैं, हाइपरटेंशन हो जाता है, वास्कुलर स्पैज्म हो जाते हैं, ठीक है। और जो प्री एक्लेप्सिया है ना, उसका एक वो भी है याद करने का, HELLP सिंड्रोम होता है, जैसे कि हेमोलाइसिस, एलिवेटेड लीवर एंजाइम बट लो प्लेटलेट, ये सब रहता है इसमें। और फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम वगैरह, एक्सक्रीटरी, ये सब हमने देख लिया मैटरनल चेंजेस वगैरह में, ठीक है। डाइजेशन स्लो हो जाता है, प्रोजेस्टेरॉन जो है वो रहेगा बॉडी में, ठीक है। प्लासेंटा वगैरह है ना, प्रोजेस्टेरॉन हाई है तो डाइजेशन जो है वो स्लो रहता है। डाइजेशन को स्लो कर देता है प्रोजेस्टेरॉन जो है थोड़ा सा इम्प्लांटेशन है ना, और रिलैक्स करेगा है ना, पेल्विक लिगामेंट्स वगैरह को भी मतलब थोड़ा बहुत रिलैक्स कर रहा है प्रोजेस्टेरॉन, ये सब टाइप का काम है प्रोजेस्टेरॉन का। तो ये ना डाइजेशन स्लो हो जाता है, बॉडी थोड़ी सी स्टेज जो है रिलैक्सेशन। अब ना एक हाइपोक्लोरीहाइड्रिया करके होता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो ही कम बन रहा है, ये सब है। मॉर्निंग सिकनेस वगैरह हम जानते ही हैं, मॉर्निंग सिकनेस वगैरह, डिजीनेस वगैरह हो जाती है, हार्मोन ऊपर नीचे हो रहा होता है, ठीक है। 4 to 6 वीक जो है प्रेगनेंसी का तब होता है, 9 से 11 वीक पे बहुत हाई मॉर्निंग सिकनेस हो जाती है, ठीक है। और 14 to 16 वीक पे डिसअपियर हो जाते हैं सिम्टम्स। फिर एक ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो ये स्लो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, ठीक है। और ना ये एक बहुत क्यूट फिनोमेना है कि यहाँ पे जो यूट्रस है या जो यूट्राइन जो वॉल्स हैं वो क्या करती हैं कि वो ना हल्का स्मॉल या वीक कॉन्ट्रैक्शंस देती है। क्यों देती है, वो प्रिपेयर कर रही होती है अपने आप को एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। बहुत हल्के कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं बिकॉज प्रिपेयर कर रहा होता है यूट्रस अपने आप को कि कॉन्ट्रैक्शन, हमें एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन देना होगा एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो दैट इज़ वेरी क्यूट फिनोमेना। फॉल्स लेबर्स कॉन्ट्रैक्शंस भी कहते हैं। फॉल्स लेबर्स कॉन्ट्रैक्शन में है सर्विक्स जो है वो डायलेट होता है, इसमें ब्रैक्सन हिक्स फिनोमेना में सर्विक्स डायलेट नहीं होता, ठीक है। और फिर मैमरी ग्लैंड को जो है मैं बाद में कवर करूँगी, मैमरी ग्लैंड्स का टॉपिक, ठीक है। और बहुत छोटा टॉपिक है मैमरी ग्लैंड्स का, है ना, इसे मैं नेक्स्ट उसमें कवर करूँगी। थैंक यू सो मच।